हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद आरजे। तो आज हम होम साइंस में आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है पोषण यानी कि न्यूट्रिशन। ठीक है। अब न्यूट्रिशन क्या होता है कि हमें किन किन पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। तो ऐसे कितने पदार्थ होते हैं जिनसे पोषक तत्व हमें प्राप्त होते हैं। वो होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन, खनिज लवण, पानी, न्यूक्लिक अम्ल। तो ये क्या है, पोषक होते हैं जो न्यूट्रिशंस होते हैं जिनसे हमें न्यूट्रिशन प्राप्त होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का काम क्या होता है, ऊर्जा देने का काम। प्रोटीन का क्या काम होता है, वृद्धि व निर्माण में सहायक होता है। वसा क्या करती है, हमारी ऊर्जा देने वाला होता है। तो इसमें ये नीचे पॉइंट दिया हुआ है, तो इनको आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। विटामिन और खनिज लवण क्या करते हैं, ये अपचय नियंत्रण करते हैं। ठीक है। और पानी है, फिर है हमारा न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है। इसके नीचे आया है संतुलित आहार यानी कि बैलेंस डाइट क्या होती है। तो बैलेंस डाइट को हम एक नया चैप्टर लेकर आएंगे, लेकिन फ़िलहाल हम इसको शॉर्ट फॉर्म में समझ लेते हैं। ऐसा आहार जिसमें शरीर की वृद्धि व स्वस्थ रहने हेतु आवश्यक सभी पोषक पदार्थ निश्चित अनुपात में उपस्थित हों, संतुलित आहार कहलाते हैं। मतलब कैसा आहार कि जिसमें शरीर की वृद्धि और स्वस्थ रहने के लिए जो सारे पोषक तत्व होते हैं वो संतुलित मात्रा में उपस्थित होते हैं। तो वो क्या कहलाता है, हमारा संतुलित आहार। ठीक है। अब इसके आगे हम नेक्स्ट बात करते हैं। फर्स्ट टॉपिक था हमारा न्यूट्रिशन था कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट होता क्या है या किन चीज़ों से हमें वो प्राप्त होता है। तो कार्बोहाइड्रेट यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के एक निश्चित अनुपात, यानी कि कार्बन का 1, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 1 अनुपात से मिलकर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। कार्बोहाइड्रेट हमारी ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। एक स्वस्थ मनुष्य को प्रतिदिन अपने भोजन के साथ लगभग 450 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है, जो हमें चावल, आलू, चीनी, भूमिगत सब्जियों इत्यादियों से प्राप्त होती है। तो इस पॉइंट को हाईलाइट कर लीजिएगा, यानी कि एक मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन कितने कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है, 450 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। किससे प्राप्त होता है ये हमें, चावल है, आलू है, चीनी है, भूमिगत सब्जियां हैं। भूमिगत सब्जियों से मतलब है जो भूमि के अंदर प्राप्त होती हैं। ठीक है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से तथा दहन से 4.2 kg ऊर्जा प्राप्त होती है। इट मीन्स यदि हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो उसके ऑक्सीकरण से क्या होगा, 4.2 kg ऊर्जा हमारी यानी कि एनर्जी हमें प्राप्त होगी। अब आगे बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कि क्या है कि कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं वो आपने पढ़ा होगा इनके बारे में। मोनोसैक्राइड्स है, डाइसैक्राइड्स है, पॉलीसैक्राइड्स। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोनोसैक्राइड्स। मोनोसैक्राइड क्या है, कार्बन के 6 हाइड्रोजन के H12 तथा ऑक्सीजन के O6 अणु मिलकर सरल शर्करा का निर्माण करते हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ठीक है। ग्लूकोज को कार्बोहाइड्रेट की इकाई कहा जाता है क्योंकि अंतिम रूप से यही हमारी कोशिकाओं में पहुंचकर ऊर्जा में परिवर्तित होती है, इसलिए इसे कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। ठीक है। मोनोसैक्राइड्स क्या होता है कि इसमें कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6 अणु मिलकर सरल शर्करा का निर्माण करते हैं। तो इसका अणु सूत्र क्या हुआ, C6H12O6। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, पके हुए अंगूर में ग्लूकोज की अधिकता होती है, इसलिए ग्लूकोज को अंगूर की शर्करा कहा जाता है। कठिन परिश्रम करने वाले खिलाड़ियों को तत्काल ऊर्जा के लिए ग्लूकोज दिया जाता है। ठीक है। और फ्रक्टोज भी सरल शर्करा होता है, यह पके फलों में पाया जाता है, अतः इसे फल शर्करा भी कहा जाता है। तो कई बार पूछे भी जाता है एग्ज़ाम में कि पके हुए फलों में या पके फलों में कौन सी कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है, तो यानी कि फ्रक्टोज पाई जाती है। ठीक है। प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली शर्करा में यह सबसे मीठी शर्करा होती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा डाइसैक्राइड्स। डाइसैक्राइड्स क्या है, समान या भिन्न भिन्न शर्करा के 2 अणुओं के संयोग से इसका निर्माण होता है। यानी कि जो समान अणु होंगे, जैसे कि H का 6 हुआ, ऑक्सीजन का भी 6 हुआ, तो उसके निर्माण से या भिन्न भिन्न अणुओं के निर्माण से, भिन्न भिन्न शर्करा के निर्माण से भी डाइसैक्राइड्स का निर्माण होता है। ठीक है। जैसे माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। तो डाइसैक्राइड्स कौन से हो गए, माल्टोज, सुक्रोज और
लैक्टोज। ठीक है। सुक्रोज शर्करा का निर्माण ग्लूकोज और फ्रक्टोज के एक एक अणुओं के मिलने से होता है। सुक्रोज का निर्माण कैसे होता है? शर्करा का निर्माण ग्लूकोज और फ्रक्टोज के एक एक अणु से मिलने से होता है, यानी कि ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बराबर सुक्रोज। ठीक है। यह द्विशर्करा है। गन्ने का रस तथा चुकंदर में सुक्रोज पाया जाता है, इसलिए इस शर्करा में इच्छु शर्करा कहते हैं। ठीक है। यदि गन्ने के रस को कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाए तो जीवाणुओं द्वारा इस शर्करा का किण्वन करके इसे एसिड या ड्राइल अल्कोहल में परिवर्तित किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप शर्करा या शराब बनाई जाती है। ठीक है। यानी कि गन्ने के रस को क्या होता है, कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे जीवाणु पैदा हो जाते हैं, जिनको सड़ाकर सिरका होता है ना, सिरका या शराब बनाई जाती है। ठीक है। अब है आपका इसी में आगे पॉइंट है लैक्टोज। लैक्टोज शर्करा का निर्माण ग्लूकोज तथा ग्लैक्टोज के मिलने से होता है, यानी कि ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज क्या होगा हमारा, लैक्टोज। अर्थात यह भी द्विशर्करा है। दूध में पाई जाने वाली मिठास इसी शर्करा के कारण होती है, यानी कि दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, लैक्टोज। यदि दूध को कुछ समय तक खुला छोड़ दिया जाए तो जीवाणुओं द्वारा इस शर्करा का किण्वन करके इसे लैक्टिक एसिड में परिवर्तित कर दिया जाता है, जिसके कारण दूध खट्टा होकर खराब हो जाता है और दूध के खराब हो जाने के कारण इसे लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। दूध के खराब होने से बचाने के लिए अर्थात जीवाणु से सुरक्षित करने के लिए लुई पाश्चर, जिसे फादर ऑफ माइक्रो ऑफ बायोलॉजी यानी कि सूक्ष्म जीवाणुओं का विज्ञान का पिता कहा जाता है, ने पाश्चराइजेशन विधि की जानकारी दी, जिसमें दूध को 62.1 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है, जिससे वह जीवाणु मुक्त हो जाता है। और यदि इस दूध को 8 डिग्री सेल्सियस कम तापमान पर रखा जाए तो लगभग 2 दिन तक प्रयोग में लाया जा सकता है। कई बार कहते हैं ना कि हम दूध को मंदी आंच पर उबालते हैं तो वो देर से फटता है, तो क्या होता है कि उसका तापमान हमने कम रखा है और ज़्यादा देर तक उसको पकाया तो क्या होगा, वो हमारा 2 दिन तक चलाया जा सकता है। ठीक है। दूध एक पाया से तरल में विलय है। उसका सफ़ेद रंग उसमें उपस्थित केसीन प्रोटीन के कारण होता है, जबकि गाय के दूध का पीलापन कैरोटीन के कारण होता है। ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि गाय के दूध में पीलापन किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण होता है। नेक्स्ट है माल्टोज का निर्माण ग्लूकोज में 2 अणुओं के मिलने से होता है। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज बराबर माल्टोज। यह भी द्विशर्करा है। यह शर्करा अनाज में पाया जाता है, तो यानी कि अनाज में कौन सी पाई जाती है, माल्टोज। जौ में इस शर्करा की प्रचुरता रहती है, इसे माल्ट शुगर या जौ शुगर कहा जाता है। ठीक है। तो आपको एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद करना पड़ेगा कि जैसे दूध में लैक्टोज प्रोटीन पाई जाती है और दूध में लैक्टोज प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है। और क्या कहते हैं, जौ में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, गेहूँ में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, गाय के दूध का पीलापन किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण होता है। तो ये सब आपको मेन पॉइंट है जो आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा लास्ट रह गया था पॉलीसैकेराइड्स हो गया, मोनोसैकेराइड्स हो गया, डाइसैकेराइड्स हो गया, अब हमारा रह गया है पॉलीसैकेराइड्स। तो पॉलीसैकेराइड्स क्या है, ग्लूकोज में बहुत से अणु मिलकर जटिल शर्करा का निर्माण करते हैं। यह जल में घुलनशील नहीं होते हैं, जैसे सेलुलोज, ग्लाइकोजन और स्टार्च। सेलुलोज एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है। पौधों की कोशिका की दीवारें सेलुलोज की बनी होती हैं, जिसे कोशिका भित्ति या सेल वॉल कहा जाता है। ग्लाइकोजन भी जटिल शर्करा है। जंतुओं में अतिरिक्त ग्लूकोज का संचयन ग्लाइकोजन के रूप में होता है, जो आवश्यकता अनुसार पूर्ण ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित होकर ऊर्जा या ऊष्मा प्रदान करती हैं। ग्लूकोज का संचय यकृत और हृदय में होता है। स्टार्च भी जटिल शर्करा है। पौधों में अतिरिक्त ग्लूकोज का संचय स्टार्च के रूप में होता है। ठीक है। तो आज हमने कार्बोहाइड्रेट्स के तीनों पॉइंट्स पढ़ लिए, पॉलीसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स। ठीक है। इससे आगे हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन, क्योंकि इसमें डिस्कस करेंगे तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, तो प्रोटीन की हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके।
थैंक यू स्टूडेंट। अगर आपको कोई भी टॉपिक ऐसा है जो नहीं समझ में आ रहा है या पहले पढ़ना है तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।